नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले वीडियो में हमने राष्ट्रीय परिदृश्य पर बातचीत विस्तार पूर्वक की थी। आज की वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगस्त 2023 में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उनका हम व्यापक कवरेज करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी शेयर कर दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पर डेली बेसिस पर आपके लिए द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो भी प्योर हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आप लोग नहीं भूलेंगे, और क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके लिए बहुत सारी मोटिवेशनल पोस्ट भी प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपके लिए नित नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल सेक्शन को। दोस्तों, पहली घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले मैं बता देता हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन 2023-24 के 23 के लास्ट में और 24 की शुरुआत में जो भी एग्जाम होंगे इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है। तो पहला टॉपिक है हमारा 15वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो उसी से संबंधित पूरा टॉपिक होने वाला है पहला। तो इसको सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, और इंपॉर्टेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ब्रिक्स के सभी नेता यहाँ पर खड़े आपको दिख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद आपको ब्रिक्स वगैरह के बारे में एक एक करके हम जानकारी देते जाएंगे। तो दोस्तों, 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, जो राष्ट्रपति हैं अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा, उनकी मेजबानी में संपन्न हुआ। अब इस जो शिखर सम्मेलन है उसका विषय यानी कि उसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसकी थीम आप लोग याद रखना। थीम है दोस्तों ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो इस थीम को आप सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रख सकते हैं, ब्रिक्स और अफ्रीका, और ये पूरा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ब्रिक्स और अफ्रीका आप याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, तो आपके दिमाग में आया होगा कि 14वां शिखर सम्मेलन आखिर कहां हुआ होगा। यहाँ पर देख लीजिए, 14वां शिखर सम्मेलन चीन की मेजबानी में वर्चुअल मोड में 24 जून 2022 में आयोजित किया गया था। तो ड्यू टू कोरोना, तो कोरोना की वजह से ये वर्चुअल मोड में आयोजित हुआ। यहाँ पर ये जो 15वां शिखर सम्मेलन है फिजिकल मोड में है, वर्चुअल नहीं है। यहाँ पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष खुद उपस्थित हुए थे। तो 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, 14वां शिखर सम्मेलन चीन की मेजबानी में वर्चुअल मोड में, ये याद रहे। अब दोस्तों, जो 15वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ इसके दौरान 6 देशों को नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। तो ये 6 नए जो सदस्य देश हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है अर्जेंटीना, जो कि कहां से है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है अर्जेंटीना। उसके बाद एशिया महाद्वीप से है ईरान, इथियोपिया है अफ्रीका महाद्वीप से, सऊदी अरब है एशिया महाद्वीप से, मिस्र है एशिया महाद्वीप से, और संयुक्त अरब अमीरात भी एशिया महाद्वीप से ही है। इसके बाद दोस्तों, ब्रिक्स सदस्य देशों की संख्या अभी तक 5 थी और अब बढ़कर हो जाएगी 11। 5 देश पहले से ही है मेंबर, और ये 6 देश जो नए जुड़े हैं अगर ये शामिल हो जाते हैं तो 6 और 5 प्लस हो जाएंगे, 6 और 5 11 हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर ब्रिक्स के अब देश हो जाएंगे 11 सदस्य। और ये दोस्तों जो इनकी सदस्यता है 6 नए देशों की, वो तकरीबन 2024 के जनवरी से लागू हो जाएगी। ये सदस्य पूरी तरह से बन जाएंगे, इनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। दोस्तों, इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत किए, और उन्होंने ब्रिक्स को जब संबोधित किया तो उन्होंने कुछ बातें कही, कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात की, तो वो इनिशिएटिव यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत ब्रिक्स देशों
के सहयोग का आह्वान किया। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस लिए है? बड़ी प्रजाति की बिल्लियों यानी कि बाघ, चीता, इन सबके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना है। तो उसमें ब्रिक्स को सहयोग करने के लिए इन्होंने आह्वान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। साथ ही दोस्तों ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ, ये एक नया ग्रुप है, ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ। तो इसकी भी स्थापना का प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, और अब तक आप एक चीज समझ चुके होंगे कि ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितने हो गए। ये देखिए यहाँ पर ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज अभी तक 5 थे। हालांकि आगे अभी मैं आपको ब्रिक्स की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और ब्रिक्स क्या है इसके बारे में भी अच्छे से मैं आपको ज्ञानवर्धन करने वाला हूं। फिलहाल ऐसे इमेज के अंदर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं इनेशियो लूला डी सिल्वा, इनका पूरा नाम है लूला डी सिल्वा, ऐसे करके इनको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। ये फादर ऑफ कोरोना, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और ये साइरिल रामाफोसा, मेजबान 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के, और ये भारत के प्रधानमंत्री, और ये हैं रूस के जो विदेश मंत्री स्तर के शायद या प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये क्लियर नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सर्गेई लावरोव ये ज्यादातर रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखते हैं और ब्रिक्स में क्या है। दोस्तों ब्रिक्स के दौरान जो है सम्मेलन के दौरान 15वां सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, उसकी अध्यक्ष हैं दिल्मा रॉसेफ। उन्होंने बैंक की जो ब्रिक्स बैंक है उसकी प्रगति के संबंधित जो है एक रिपोर्ट भी उन्होंने जारी की। तो आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, इसके अध्यक्षा दिल्मा रॉसेफ जो है उनके बारे में भी आपको समझ आ गया कि अब आपसे पूछा जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो आप दिल्मा रॉसेफ आंख मूंद करके लगा के चले आएंगे। ठीक है। अब दोस्तों ब्रिक्स का आगामी जो 16वां शिखर सम्मेलन होगा वह कहां होगा? 2024 में रूस के कजान में प्रस्तावित है। तो आपने 14वां शिखर सम्मेलन देखा, चीन की मेजबानी में ऑनलाइन मोड में हुआ, वर्चुअल मोड में हुआ। 15वां शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हुआ, और 16वां शिखर सम्मेलन जो है वो रशिया की मेजबानी में होने वाला है। तो ये बीता हुआ और जो 15वां हुआ और जो आगामी प्रस्तावित है, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी आप याद रखना। अब दोस्तों ब्रिक्स क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया था कि आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स देख लेते हैं। अब ब्रिक्स दोस्तों क्या है कि 5 देशों का एक समूह है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो ये 5 देश जो है, जो ब्रिक्स है, ये विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का ये एक संक्षिप्त रूप है। तो इन्हीं को मिलाकर के ब्रिक्स बनता है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से, तो इसको पूरा मिला देंगे तो ब्रिक्स बन जाएगा। ठीक है। तो ये इन्हीं नामों का अल्फाबेट इस्तेमाल करके ब्रिक्स नाम दिया गया है। ठीक है। तो ये सदस्य राष्ट्र हैं। 2001 में दोस्तों ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ निल, इनका नाम याद रहे, इन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द इन्होंने गढ़ा था 2001 में जिम ओ निल ने। अब दोस्तों 2006 में ब्रिक, सिर्फ ब्रिक शब्द था, ब्रिक्स नहीं, एस नहीं था। 2006 में सिर्फ क्या था? ब्रिक था, BRIC, यानी कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन, सिर्फ इतने थे। अब 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान जो ब्रिक्स समूह है वो औपचारिक रूप से शुरू हुआ, यानी कि औपचारिक रूप इसको दे दिया गया ब्रिक को। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल कर लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में, कहीं कहीं 2011 भी आता है, तो वो भी अगर ऑप्शन में हो तो वो भी सही हो सकता है, क्योंकि प्रक्रिया होती है पूरी। जैसे अभी 2023 में सम्मेलन हुआ और अभी 6 महीने लग जाएंगे इनके मतलब ऑफिशियली इनको शामिल करने में अन्य 6 देशों को। तो उसी तरह से 2010 में सम्मेलन हुआ तो दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, तो 2011 का टाइम लग जाता है फॉर्मेलिटीज पूरी करने में। तो दोस्तों 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था,
जिसके बाद इस समूह का संक्षिप्त जो नाम था वो ब्रिक्स से ब्रिक्स कर दिया गया। यस बाद में ब्रिक के अंदर प्लस कर दिया गया, जोड़ दिया गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य राष्ट्र बन गया था। ठीक, तो ब्रिक्स की इतनी कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं। तो ब्रिक्स दोस्तों विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का एक समूह है। विश्व के 5 सबसे बड़े जो विकासशील देश हैं, जो तेजी से उनकी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, उनका एक ये समूह है, जो कि वैश्विक आबादी का शेयर करते हैं 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% शेयर करते हैं और वैश्विक व्यापार का 16% इतने का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो याद रहे, आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16%। दोस्तों ब्रिक्स फोरम की जो अध्यक्षता है वो ब्रिक्स जो नाम है उसके अनुसार सदस्यों के बीच प्रति वर्ष परिवर्तित की जाती है। यानी कि पहले अगर ब्राजील हुआ, फिर रशिया होगा, फिर इंडिया होगा, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। दोस्तों भारत ने वर्ष 2021 में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, इन्होंने मेजबानी की थी। ब्रिक्स को कब होस्ट किया भारत ने? 2021 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, याद रहे। दोस्तों वर्ष 2014 में फोर्टलेजा जो कि ब्राजील में एक जगह है, उसमें छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, जिसका मुख्यालय है शंघाई चीन में, उसकी स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 2014 में फोर्टलेजा में जो छठवां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ, उसी के दौरान एनबीडी यानी कि न्यू डेवलपमेंट यानी कि ब्रिक्स बैंक का स्थापना के लिए पहली बार हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रहे। यहाँ मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप से ये साउथ अफ्रीका और यहां से ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील साउथ अफ्रीका से यानी कि साउथ अमेरिका से ब्राजील, एशिया से भारत होगा, इंडिया, और एशिया से ही चाइना होगा और एशिया प्लस यूरोप को मिलाकर के बनता है और रूस, तो यहाँ पर रशिया हो जाएगा। अब इन सबको आप मिला देंगे तो टोटल बन जाएगा क्या? ब्रिक्स। तो आई होप आपको मैप के अंदर लोकेशन भी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिक्स के लिए जो इतनी जानकारी थी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लें या तो फिर आप इसका जो है वीडियो सेव करके रखें, बार बार देखने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आइए ब्रिक्स के बाद अब चलते हैं दूसरी घटनाक्रम की तरफ। दोस्तों दूसरी घटनाक्रम जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री के जो यात्रा से, विदेश यात्रा से संबंधित है। यहाँ पर आप एयरपोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री की मेजबानी करते हुए किसी व्यक्ति विशेष को देख सकते हैं। साइड साइड में जो व्यक्ति हैं, विशेष ऑफिशियल्स, वो आपको दिख रहे हैं एक, और भारत के भी कुछ लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये है प्रधानमंत्री की ग्रीस की यात्रा। ग्रीस एक दक्षिणी यूरोप का देश है जहां पर प्रधानमंत्री की यात्रा हुई, तो उसी के संबंध में थोड़ी सी बातचीत है, उसको आगे कर लेते हैं। जब प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए, उसी के जस्ट बाद उन्होंने ग्रीस की भी यात्रा की। इसी यात्रा का दूसरा चरण था वो। तो ब्रिक्स में भाग लेने गए तो फिर चले गए 25 को, 24 को जैसे खत्म हुआ, 25 अगस्त को कहां पहुंच गए? ग्रीस पहुंच गए प्रधानमंत्री। 4 दशक बाद, दोस्तों ये एक अचीवमेंट है अपने आप में कि 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की है। और ग्रीस की यात्रा दोस्तों 1983 में, इससे पहले किसने की थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने ग्रीस की यात्रा की थी 1983 में। उसके बाद अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं लगभग 3 से 4 दशक बाद। ठीक है, अब दोस्तों ग्रीस के प्रधानमंत्री का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किरियाकोस मित्सोटाकिस। तो किरियाकोस मित्सोटाकिस ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। उनके साथ भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता 25 अगस्त को कहां हुई? एथेंस में, जो कि ग्रीस की क्या है? कैपिटल है। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। एथेंस बहुत ही पुराना दुनिया का शहर है
जो कि बहुत मशहूर है कई चीजों के लिए, जो लोग जानकार हैं इसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों दोनों पक्षों के बीच एक समझौता होना है जिस पर बातचीत चल रही है, उसको अंतिम रूप दिए जाने पर बातचीत हुई। इस समझौते का नाम आप लोगों को याद रखना है, आवागमन एवं प्रवासन साझेदारी समझौता। इसको MNPA शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में आप मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह सकते हैं। तो इस समझौते पर शीघ्रता अंतिम रूप देने की बातचीत प्रधानमंत्री और ग्रीक के प्रधानमंत्री के बीच हुई। ग्रीस के प्रधानमंत्री, सॉरी ग्रीक निकल रहा है। अब ग्रीस के राष्ट्रपति का भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को ग्रीस का सेकंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इतनी जो जानकारी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीस का आइए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, इसलिए और थोड़ी सी जानकारी भी अर्जित कर लेंगे ग्रीस के बारे में कुछ और भी। तो दोस्तों ग्रीस पहले मैंने बताया था दक्षिणी यूरोप का एक देश है जो कि भूमध्य सागर पर एक लंबी तटरेखा वाला देश है। भूमध्य सागर यहाँ पर आपको दिख रहा है मैप के अंदर, आप ध्यान रखना। और ये है दोस्तों ग्रीस, ये ग्रीस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस, और ये पूरा यहाँ तक इसका विस्तार है ग्रीस का। ठीक है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं ग्रीस के, ये भी आइलैंड ग्रीस का है। ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में, आयोनियन सागर यहाँ पर आपको दिख रहा है, एजियन सी ग्रीस के पास ही आपको दिख रहा है। अब ग्रीस किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है लैंड रूट के माध्यम से, तो इसको देख लेंगे। तो दोस्तों टर्की जो है, टर्की के साथ ग्रीस अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये आप पूर्व में मान सकते हैं, पूर्व में है ही है, मानना क्या है। और ब्लैक सी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ब्लैक सी के साथ ग्रीस की बाउंड्री नहीं टर्की की लगती है, ये भी याद रखना है। अब ग्रीस के उत्तर में आपको बुल्गारिया दिखेगा, और ये मैसेडोनिया है, और ये अल्बानिया है। तो यहाँ पर मैसेडोनिया और बुल्गारिया और टर्की, इनके साथ ग्रीस अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब दोस्तों अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया और टर्की यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मैपिंग एग्जाम के अंदर आती रहती है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट वगैरह के पीसीएस, इन सब के अंदर मैपिंग आती रहती है। दोस्तों ग्रीस जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, ग्रीस क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। इसे पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। अब ग्रीस के अंदर दोस्तों लोकतंत्र, दर्शन, रंगमंच और ओलंपिक खेलों का इसको जन्म स्थली माना जाता है। ग्रीस इस लिहाज से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र, दर्शन, रंगमंच और ओलंपिक खेलों का जो जन्मस्थल है वो ग्रीस ही है। इसलिए मैंने कहा था कि ग्रीस बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। आई होप आपको ग्रीस की लोकेशन समझ में आ गई होगी और ग्रीस भी आपको समझ आया होगा। चलिए आइए दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी घटना दोस्तों, कंबोडिया में नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो कंबोडिया की लोकेशन और कंबोडिया कहां पर वर्ल्ड मैप में है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो व्यक्तियों का इमेज आपको दिख रहा है, ये पुराने प्रधानमंत्री हैं, और जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये यहाँ पर सैनिक की वर्दी में उनको आप देख सकते हैं। और इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, फादर, इधर है फादर, इधर है सन। आइए देखते हैं कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री। तो कंबोडिया में 38 साल बाद दोस्तों सत्ता परिवर्तन हुआ, तो अगस्त 2023 में। ठीक है, 1985 से वहां प्रधानमंत्री रहे हुन सेन। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री ये थे हुन सेन 1985 से ही। उसके बाद इनके पुत्र डॉक्टर हुन मोनट, जो हुन सेन के पुत्र हैं डॉक्टर हुन मोनट, इन्होंने कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो हुन मोनट ये हैं, ये आपको याद रखना है, और हुन सेन ये हैं, ये जो है भाई साहब इन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है, अब कंबोडिया कहाँ है, तो आसियान ग्रुप्स का यहाँ पर मैंने मैप लगाना आवश्यक समझा। आसियान कंट्रीज भी आपको पता चल जाएंगी, कंबोडिया भी पता चल जाएगा। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ कुछ देश है, जिन देशों का एक संगठन है आसियान। तो आसियान उनकी एक ग्रुपिंग है, उसी के 10 मेंबर कंट्रीज हैं। उन्हीं 10 मेंबर कंट्रीज में एक है कंबोडिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
तो ये आसियान के 10 मेंबर कंट्री जिसमें लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस, ये क्या है, आसियान ग्रुप में आते हैं। और आसियान ग्रुप का ही एक देश है कंबोडिया यहाँ पर। और कंबोडिया को और अच्छे से समझें तो यहाँ पर कंबोडिया का मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कंबोडिया किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ आपको वियतनाम दिख रहा है, दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर पूर्व तक वियतनाम कंबोडिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद उत्तर में लाओस काफी बड़ी बाउंड्री शेयर करता है कंबोडिया के साथ। फिर थाईलैंड आपको उत्तर पश्चिम में दिख जाता है और उत्तर में भी थाईलैंड ही कंबोडिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो याद रखना है, कंबोडिया से बाउंड्री शेयर करने वाले देशों में थाईलैंड, लाओस और वियतनाम है। ठीक है। और गल्फ ऑफ थाईलैंड में काफी बड़ा जो कोस्टल एरिया मिलता है कंबोडिया को, तो जो समुद्री व्यापार है उससे भी जाहिर तौर पर लाभान्वित होता होगा कंबोडिया। ठीक है दोस्तों, तो कंबोडिया में सत्ता परिवर्तन हुआ। हुन सेन प्रधानमंत्री थे 1985 से, अब उनके पुत्र डॉक्टर हुन मॉनट अब कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, या फिर वीडियोस को बार बार चलाकर आप लोग देखते रहना। ठीक है, आइए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया। आपके लिए एक संदेश है कि आप शुरू में ही मैंने बताया था कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो कि कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर आपके लिए डेली बेसिस पर द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश में, द हिंदू, और प्लस पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत सरकार की एक ऑफिशियल साइट होती है, वहां पर जो भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में, उसका एक संशोधित संस्करण आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त होता है, वो भी डेली। ठीक है, तो ये आपके लिए कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट है। हाँ, अंत में एक गुजारिश, अगर आपके लिए किसी भी तरह से ये चैनल उपयोगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को भी शेयर करना और फिर कमेंट करना मत भूलिए। कोई अगर आपको लगता है कि यहाँ पर त्रुटि हुई या फिर सुधार की जरूरत है तो आप अपने वैल्यूएबल सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।